सभी को नमस्कार, राम राम। मैं कुलदीप खंडेलवाल, हरियाणा न्यूज़ फ्लैश और द विश्व प्रेम न्यूज़। शिक्षा हमारे लिए एक अहम चीज़ है और शिक्षा देना सरकार का संवैधानिक अधिकार है और हमारा भी संवैधानिक अधिकार है कि सरकार से हम शिक्षा लें। लेकिन जिस प्रकार से शिक्षा का निजीकरण के बाद से जो सरकारी स्कूल थे उनको बंद किया जा रहा है, चिराग योजना के मार्फत कहीं ना कहीं सरकारी स्कूलों को बंद करने की एक साजिश हो रही है। तो ऐसे में सरकार जो शिक्षा के नाम पर बजट दे रही है, उस बजट का हो क्या रहा है, आखिर वो बजट जा कहाँ रहा है? क्योंकि हम देखते हैं आज से 10-15 साल पहले जो स्कूल बने थे उनकी जो स्थिति है वो माली स्थिति है, स्टाफ की कमी है, कहीं पे बिल्डिंग जर्जर हो चुकी है। तो ऐसे में प्रदीप रापड़िया जी है जो कि एजुकेशन को लेकर के कोर्ट में अपनी लड़ाई लड़ रही हैं। तो सर, सबसे पहले स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज़ फ्लैश और विश्व प्रेम पे। तो सर बताएं कि जिस प्रकार से सरकार जो हमारा टैक्स है उस टैक्स के मार्फत बजट देती है ताकि शिक्षित हो हर कोई, वो बजट आखिर कितना है और कहाँ लग रहा है, इस बारे में जानकारी दें। देखिए, चाहे कोई भी गवर्नमेंट थी, जो हाई कोर्ट में जो आंकड़े दिए हैं, एफिडेविट फाइल किया है डायरेक्टर एजुकेशन ने, उससे एक बात निकल के आई है कि मोटे तौर पर जो है बजट वापस भेजा गया है। जितना बजट एलोकेट हुआ था उसकी एग्जैक्ट फिगर मैं अगर आपको दूं तो गवर्नमेंट चाहे कोई भी थी, जैसे कि 2012-13 में टोटल बजट जो है हरियाणा गवर्नमेंट का 2269.27 करोड़ है, टोटल जो रिलीज हुआ था। उसमें से जो टोटल एक्सपेंडिचर हुआ सिर्फ 1350 करोड़ यूटिलाइज हुआ, यानी कि 918.32 करोड़ जो है वापस भेजा गया। इसी तरह 2013-14 में 530.87 करोड़ जो है ये वापस भेजा गया, यूटिलाइज नहीं हुआ, मतलब कि जो है। इसी तरह 2014-15 में 257.57 करोड़ जो है ये वापस भेजा गया, जो यूज ही नहीं हुआ। इसी तरह 2015-16 में 342 करोड़ जो है वापस भेजा गया, जो यूटिलाइज नहीं किया। 2016-17 में 510 करोड़ है जो उसको यूटिलाइज नहीं किया गया। 2017-18 में 544 करोड़ है। अगर मैं लेटेस्ट कहूँ इन सारी चीज़ों, 2022-23 में भी जो है 5,362 करोड़ रुपया वापस भेजा गया, जो यानी कि पैसे की कमी नहीं है। पैसा जो है लगातार बजट एलोकेट होता है, लेकिन कहीं ना कहीं अधिकारियों के लेवल पे या किसी और ब्यूरोक्रेट लेवल पे वो पैसा जो है, हाई कोर्ट ने जो बड़ा एक स्टिक कमेंट किया है इसके ऊपर कि भी या तो अधिकारियों की इनकम्पिटेंसी है या जो है वो डिसीजन लेने में वो कैपेबल नहीं है, तभी इतना सारा बजट। जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट का भी हाई कोर्ट ने लिखा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट से जो है 1,176 करोड़ रुपया जो है सेंट्रल गवर्नमेंट से आया, लेकिन वो भी वापस भेज दिया गया। वकील साहब, 1,076 करोड़ एजुकेशन के नाम पर आता है और वो सरकार वापस भेज देती है जो शिक्षा के नाम पे खर्च है। ये तो बड़ी बात है। एक तरफ कहते हैं कि शिक्षा के जो मंदिर हैं उनमें बच्चे नहीं आ रहे हैं, तो बच्चे कब कैसे आएंगे जब जो पैसा है वो कहीं ना कहीं जब वापस जाने लग रहा है अधिकारियों का। ये स्थिति हमारे जो बाड़ू गांव का जो केस डाला था उसमें आर्गुमेंट की थी गवर्नमेंट ने। गवर्नमेंट कहती कि जी इतने बच्चे ही नहीं हैं जितनी ये रूम की डिमांड कर रहे हैं। तो हाई कोर्ट ने और मैंने भी जो है कमेंट किया था कि भाई जब आप इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं दोगे तो बच्चे कहाँ से आएंगे। ये नहीं हो सकता कि पहले बच्चे आएँ और फिर आप बिल्डिंग दोगे। बिल्डिंग होगी तभी तो बच्चे आएंगे, या जब टीचिंग फैसिलिटी पूरी होगी तभी तो बच्चे आएंगे। वकील साहब, आज कल हम देखते हैं बड़े बड़े स्कूल हैं या फिर पूंजीपतियों के या जिसके भी स्कूल हैं, हम देखते हैं वो सबसे पहले दिखाते हैं, जो दिखता है आज का टाइम में वही बिकता है। बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं, बड़े बड़े, यानी कि उन्होंने सुविधाएं दी हुई है, उन्हीं सुविधाओं को देख करके अभिभावक अपने बच्चों को भेज रही हैं। अब जो सुविधाएं सरकारी स्कूलों को देनी चाहिए थी वो आप बताने लग रहे हो कि बजट ही नहीं है, वो भेजने लग रहे हैं वापस। वापस भेज रहे हैं जो है। तो इस मामले में आगे क्या कुछ रहेगा आपका, यानी कि जो बाड़ू का आप केस बता रहे हैं, कहाँ से आपको इतनी लड़ाई लड़ने का मोटिवेशनल मिला? एजुकेशन ही आपने कैसे चुना? नहीं, देखिए, जहाँ जो बालू का स्कूल है, व्यक्तिगत तौर से भी मैं जुड़ा हुआ क्योंकि मैं 5th 6th क्लास तक उसी स्कूल में पढ़ा।
तो बीच में मुझे कुछ बच्चों ने या पेरेंट्स ने बताया कि भाई वहाँ पे ना तो टीचर्स हैं पूरे, और बिल्डिंग 1954 की बिल्डिंग है जो कंडम डिक्लेयर हो चुकी है, मतलब कि ऑफिशियली तौर से कंडम डिक्लेयर हो चुकी है, उसमें बैठना भी बच्चों के लिए खतरनाक था। तो उस स्थिति में जो है 8-10 बच्चे जो हैं, 7th क्लास, 8th क्लास, 9th क्लास, 10th क्लास के बच्चे जो है वो आगे आए और उन्होंने हाई कोर्ट में रिट डाली कि भी हमारे जो है ये बिल्डिंग का हाल है और ये हमारे स्टाफ की पोजीशन है, और ये जो है वैकेंसीज हैं हमारे उसमें जो है, जो यानी कि वैकेंसी का मतलब होगा कि गवर्नमेंट ने निर्धारित किया हुआ है कि 5 टीचर होनी चाहिए, मान लो 5 में से 2 हैं, तो कहा कि भाई ये तो ऑफिशियल पोजीशन है, हम कुछ नहीं मांग रहे, जो गवर्नमेंट ने बोला है वही हमें दे दें जो है। तो उसके बाद जो है गवर्नमेंट ने बड़ा हाई कोर्ट में अपोज किया कि बच्चे नहीं हैं तो बिल्डिंग कहाँ से, इतनी बिल्डिंग कहाँ से दें हम, क्योंकि हम कह रहे थे कि जितने कमरे पहले बने हुए हैं उनको गिरा के उतने ही हमें वापस मिले। जैसे कि ऑफिशियल रिकॉर्ड में 15 कमरों को तोड़ा गया था कंडम डिक्लेयर करके, तो 15 में से अभी हमें 12 मिले हैं। तो गवर्नमेंट ने कहा कि इतने बच्चे नहीं हैं, तो हाई कोर्ट ने कहा कि भाई जब आप फैसिलिटीज़ बिल्डिंग नहीं दोगे तो फिर वो कहाँ से आएगा। तो ये शुरुआत वहाँ से हुई थी। उसके बाद जो है हाई कोर्ट को लगा कि एजुकेशन की जो हालात है वो बिल्कुल चरमरा गई है, तो इसीलिए हाई कोर्ट को मजबूर होकर पूरे हरियाणा के आंकड़े लेने पड़े कि भाई आपका कितना बजट, क्योंकि ये बोल रहे थे कि जो है ये आर्गूमेंट ख़त्म हो जाती है इस बजट की, जो मैंने अभी आंकड़ी दी है आपको, कि पैसे की कमी नहीं है। जो बोलते थे कि भी बजट नहीं है स्कूलों के लिए, सरकारी स्कूलों को चलाने के लिए, यानी पैसे की और बजट की कमी नहीं है, जब बजट वापस जा रहा है, सिर्फ मनसा की दिक्कत है कि कहीं ना कहीं सरकार के स्तर पर जो है। प्रदीप जी, जैसे आपने बताया कि 1954 में स्कूल बनाया गया था और 1954 के बाद वो कंडम भी अब घोषित कर दिया गया है। कंडम घोषित अगर आप ये लड़ाई ना लड़ते तो उस स्कूल के अंदर बड़ा हादसा होने का डर रहता। उसको बंद करने की तैयारी, क्योंकि बिल्डिंग नहीं थी तो बच्चे नहीं आते, फिर स्कूल का क्या है, स्कूल को मर्ज, ये अभी चल रहा है, मर्ज कर दिया, बंद कर दिया, मर्ज करने को भी तो सरकार उसको बंद। इसलिए हम मर्ज कर रहे हैं। अब आपके बाड़ू की जो आप लड़ाई लड़ रहे हैं उसी से उठाते हैं इस बात को। अगर आप ये लड़ाई ना लड़ते और वहाँ से बच्चे हटने थे, क्योंकि हर कोई आजकल एक ही बच्चा है, किसी के 2 बच्चे हैं, इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकते थे, तो आपने बड़ी लड़ाई लड़ी है। तो बाड़ू के बाद ऐसे देखो, जब ये लड़ाई लड़ी है तो आपके सामने और भी बहुत से ऐसे स्कूल आए होंगे जो कि कंडम घोषित हो चुके हैं। मैं बताता हूँ, आज से 3-4 साल पहले, पता नहीं 5 साल पहले दनौदा गया था और दनौदा की स्थिति उस वो गिरने वाला था, ऐसी स्थिति थी। तो वो भी मैंने देखा था कि हम बनाएंगे बनाएंगे। तो इसी तरह के और कुछ भी आपके उदाहरण हैं ऐसे? नहीं, हरियाणा में एक नहीं बहुत सारे स्कूलों का ये हाल है, लेकिन इसमें दिक्कत ये आ रही है कि हाई कोर्ट रिलीफ देने को तैयार बैठा है, मैं अपनी फ्री सर्विसेज देने को तैयार हूँ, लेकिन एक लोगों के पार्ट पे भी है, लोग जो है आगे नहीं आते हैं, या बच्चे कहो कि पेरेंट्स कहें बच्चों को, बच्चे आगे आए या पेरेंट्स आए, बात एक ही है। तो लोग जो हैं प्राइवेट स्कूलों की तरफ भागते हैं, और जो अपनी जो एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है स्कूल का, जो कि गवर्नमेंट स्कूल जो है सर प्राइवेट स्कूल से कई गुना बेहतर है, उनके ग्राउंड हैं, प्ले ग्राउंड हैं, लैब्स हैं, जो इतनी तो हैं भी नहीं है प्राइवेट में, लेकिन इन सुविधाओं की मांग करते हुए जो है लोग आगे नहीं आते, ना ही इसको कोई राजनीति का मुद्दा बनाते हैं। इलेक्शन के दौरान बड़ा दुख होता है कि जब आप कहो कि इलेक्शन के दौरान ये मुद्दा नहीं होता कि हमारे स्कूल नहीं है, हमारे हॉस्पिटल नहीं है, तो जब लोग इस बात को मुद्दा बनाएंगे तो नेचुरल सी बात है कि चीज़ों में सुधार होगा, लेकिन अगर लोग इनिशिएटिव नहीं लेंगे तो फिर कौन क्या कर सकता है। वकील साहब, आपने एक बड़ी बात कही है कि चुनाव के वक्त मुद्दा एजुकेशन और हेल्थ नहीं है। मैं यानी कि पिछले कई दिनों से देख रहा हूँ कि जो मुद्दा है वो बुढ़ापा पेंशन है, 5100 रुपये। आप सोशल मीडिया पर देख लीजिए, राजनीतिक बड़े नेताओं के बयान देख लीजिए, उनका भी, चाहे विपक्ष है चाहे सरकार है, दोनों नेताओं का एक ही बयान है कि हम 5000-6000 बुढ़ापा पेंशन देंगे। उनका ये मुद्दा के अंदर नहीं है कि हम बेहतर शिक्षा देंगे, बेहतर सुविधाएँ देंगे। तो वकील साहब, एक जानकारी के लिए, जिस प्रकार से आपने कंडम जो ब्रीडिंग है उनका मुद्दा उठाया है, इसके अलावा जो जिस स्कूल में कम अध्यापक हैं
तो उस मुद्दे को भी आप आपके हाई कोर्ट के माध्यम से समस्या सोल्व। हमने उठाया है वो गांव बालू में जो है स्टाफ की पोजीशन ये है कि लगभग पूरा स्टाफ पूरा कर दिया है गवर्नमेंट ने, जो है वो सारी फैसिलिटीज़ जो हैं टीचिंग स्टाफ की वो दे दी हैं। अब प्रिंसिपल भी मिल गया, पहले प्रिंसिपल ही नहीं था हमारे स्कूल में, जो है प्रिंसिपल भी हाई कोर्ट के ऑर्डर के बाद जो है वो हो गया है। तो सिर्फ एक साइंस टीचर की कमी है, जो अभी एक साइंस टीचर पूरे स्कूल में नहीं है, उसके लिए हम हाई कोर्ट में और गवर्नमेंट को परस्यू कर रहे हैं कि भाई हमें ये भी मिलना चाहिए साइंस टीचर भी। गवर्नमेंट कह रही है कि हमारे पास में स्टाफ नहीं है, तो वही है कि आप भर्ती कीजिए, आपका ऐसा थोड़ी ना कि भी एक बिना साइंस टीचर के स्कूल चलेगा। तो मतलब सीधा है, अगर लड़ाई लड़नी पड़ेगी और आपको जो अध्यापकों की कमी है वो भी पूरी हो सकती है। अगर बच्चे पेरेंट्स डिमांड करते हैं तो 100% मैं गारंटी दे सकता हूँ कि सरकार को जो है स्टाफ की कमी हो या बिल्डिंग की कमी हो, वो पूरी करके देनी पड़ेगी। और अगर आपको सरकारी स्कूलों को बचाना है, अगर ये मर्ज की जो बातें चल रही हैं या बंद होने की बातें चल रही हैं, अगर इन इन सब से बचना है तो लोगों को आगे आना होगा। चाहे आप इसको इलेक्शन का मुद्दा बनाइए, चाहे हाई कोर्ट के लेवल पे मुद्दा बनाइए, लेकिन मुद्दा आपको बनाना पड़ेगा अगर इसको बचाना है तो। प्रदीप जी धन्यवाद आपका। तो बड़ी अहम बात निकल करके आई है कि हम लोग चुनाव के वक्त अपने दूसरे मुद्दों को लेकर के बैठ जाते हैं, लेकिन जो हमारा बेसिक मुद्दा है शिक्षा और स्वास्थ्य है, अगर बेहतर शिक्षा होगी तो हमारे समाज का निर्माण बेहतर होगा। जो हम आज देख रहे हैं कि जिस प्रकार से पूंजीपतियों के पास एजुकेशन जा रही है, उसका नुकसान मिडिल क्लास को खास तौर पर हो रहा है, क्योंकि उनकी फीस, वर्दी और इसके अलावा बिल्डिंग चार्ज, पता नहीं क्या क्या चार्ज वो स्कूल वाले लेते हैं। अगर सरकारी स्कूलों को नहीं बचाया गया तो जो निजी स्कूल हैं उनके इस तरह के जो चार्ज है वो बढ़ते जाएंगे और आपसे आपकी शिक्षा छीन ली जाएगी। इसलिए आप नज़दीक चुनाव भी हैं, तो ऐसे में चुनावी मुद्दा शिक्षा को जरूर बनाएं। और प्रदीप जी की हौसले को भी, क्योंकि आजकल देखते हैं कि हर कोई प्रोफेशनल है, लेकिन शिक्षा के लिए लड़ रहे प्रदीप जी से आपको यानी कि और भी जानकारी चाहिए तो हमारे कमेंट में आप डाल सकते हैं और प्रदीप जी उनकी जो भी समस्या होगी हल बताएंगे। अब मुझे दें इजाज़त एक नए मुद्दे के साथ। जिंदाबाद।